बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे भी देखने को मिले हैं। कहीं बहुत ज़्यादा खुशी है और कहीं गम का माहौल है। इस चुनाव में बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने इस चुनाव को बदलने का काम किया है। तब भी चर्चा में थे, आज भी चर्चा में है और उन्हीं में से एक नाम, बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, सीधे बताता हूं। एलजेपी के अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और पहले बहुत बहुत बधाई है आपको इस बात की जो आपको जीत मिली है, आपके गठबंधन को जीत मिली है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पारंपरिक ट्रेडिशनल सवाल होता है, मैं पूछूंगा आपसे कि इस जीत में आप किन किन चीज़ों का योगदान मानते हैं, किस किस को श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को ये श्रेय देना चाहता हूँ कि सही समय पे लिया गया ये एक सही और महत्वपूर्ण फैसला था। पिछले साल सवा साल में बिहारियों ने अनुभव किया कि डबल इंजन की सरकार होती क्या है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 12-13 बार बिहार जाते हैं एक साल के भीतर। चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता में बिहार को रखा, इसने वो विश्वास बिहार और बिहारियों के मन में जताया। डबल इंजन की सरकार को लेकर जिस तरीके से हैंड इन ग्लव्स की तरह केंद्र राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, तो बिहार की जनता में ये विश्वास जागा और इस विश्वास ने इस परिणाम को का स्वरूप देने का काम किया। तो जहां मैं बिहार की जनता को श्रेय देता हूं, यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, बिहार की प्रति उनकी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 दशक का अनुभव, मैं अपने आप को भी श्रेय दूंगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान का, और मुझे लगता है पांचों दल का जो समावेश था, उपेंद्र जी, मांझी जी, तो अपने में दिस बिकेम एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और जो आपके विपक्ष में लोग बैठे थे, उनके अंदर जो खींचतान चल रही थी, जो लास्ट मोमेंट तक वो अपनी सीट तय नहीं कर पा रहे थे, वो श्रेय कितना देंगे आप? बिल्कुल, वो भी ये कारण रहा। मैं नकारात्मक एनर्जी से ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी पे काम करता हूँ, इसलिए मैंने हम लोगों की क्या क्या ताकत रही मैंने उसका जिक्र किया। बट स्वाभाविक है कि विपक्ष भी जिस तरीके से बटा हुआ, बिखरा हुआ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ता हुआ दिखा, भले वो कांग्रेस हो, भले वो राजद हो, या जिस तरीके से सहनी साहब खुद उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने पूरे गठबंधन को जिस तरीके से नकारने का काम किया, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों ने, और जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट ये लोग लेकर सामने आए। मैं नहीं मानता राजनीति में भाई कोई दोस्ताना संघर्ष होता है, आइदर यू आर फ्रेंड्स विद समबडी और यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, ये फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट नहीं चलता है भारत की राजनीति में। अगर 29 से ज़्यादा सीटें आपको मिलती चुनाव लड़ने के लिए, तो एनडीए का प्रदर्शन और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है गठबंधन में अपनी सीमाएं होती हैं आपके विस्तार को लेकर, और दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव गॉट विद इन द अलायंस, क्योंकि गठबंधन जब तय भी हो रहा था तब भी डे वन मुझ में ये बहुत स्पष्टता थी, और जब मैं गठबंधन के भीतर बैठा भी तो मैं ये मान के ही बैठा कि देखिए 100 से ज़्यादा सीटों पर मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमारा चुनाव विद इन द अलायंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं 29 पा गया तो ये 100 पा गए तो वो 6 पा गए, यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। कितने जीत के हम विधानसभा लेके जा रहे हैं ये मायने रख रहा है। तो ऐसे में जब सामने महागठबंधन से 140 प्लस पे कोई एक क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं था। वो 100 पे लड़ते, मैं ये उस वक्त मान के चल रहा था कि जनता दल यूनाइटेड संभवतः 1-2 सीटें ज़्यादा चुनाव लड़ेगी, 40-41 सीटें ही हम लोग के पास बचती थी। तो मैंने गठबंधन में एक सिंपल फार्मूला दिया कि हर लोकसभा पे 5-6 जो भी विधायक आप बांधना चाहें वो बांध के आप सबको सीटें आप बांट दें। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वैसे तो मेरी 6-5 30 होनी चाहिए थी, 1 सीट का मुझे नुकसान हुआ, पर मुझे खुशी इस बात की है कि प्रदर्शन हम लोग बेहतर कर पाए। 29 में से 26 ऐसी सीटें थीं जो हमारा गठबंधन लंबे समय से जीता ही नहीं है। अब थोड़ा भविष्य की बातें कर लेते हैं। 2030 तक तो नीतीश कुमार है, ये बड़ा तय और साफ हो चुका है। आपकी माताजी भी अब ये बात कह चुकी हैं कि 30 के बाद तो अब आप दिखने चाहिए सीएम के तौर पे। क्या आप तैयारी कर रहे हैं? राज्य मेरे लिए प्राथमिकता रहा है और इस बात को मैंने बहुत ईमानदारी से मैंने कबूल किया है। बिहारियों के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। मेरी ये सोच रही है कि अपने राज्य जाकर उसके विकास के लिए, उसको एक विकसित राज्य बनाने के लिए मुझे कार्य करना है।
तीसरी बार का सांसद बनने के बाद ये भी मुझे स्पष्टता आ गई कि भैया दिल्ली में रह के तो कम से कम आप अपनी सोच को धरातल पे नहीं उतार सकते, उसके लिए बिहार आपको जाना होगा। मैं इसी चुनाव में विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता था, पर नेगोशिएशंस इतने खिंचे, डिले हुआ तो नहीं संभव हो पाया मेरा इस बार चुनाव लड़ना। ऐसे में केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री जी ने फ़िलहाल मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि 2030 आते आते तक मैं ज़्यादा केंद्रित देखता हूँ अपने आप को बिहार की राजनीति में। पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव है 2029 का। मेरे प्रधानमंत्री को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे लगता है उस लक्ष्य को पूरा करके मैं अपना ध्यान केंद्रित बिहार पे करूँगा। बिहार में आपके कुछ जिनसे अच्छे संबंध रहे, खासतौर से तेजस्वी यादव जैसे लोग, अब उनकी राजनीति आप कहाँ देख रहे हैं? कठिन है, बट मैं ये मानता हूँ कि हिम्मत और संघर्ष किसी भी चुनौतियों को पार कर देते हैं। मैं खुद उसी दौर में से निकला हूँ। बट ऐसे में संघर्ष, परिश्रम आप तभी कर पाएंगे जब सही आत्ममंथन आप कर पाएंगे। अगर आप हार को स्वीकार ही नहीं करेंगे और बहाने देते रहेंगे तो आप नहीं कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ आप ये, अभी तक ईवीएम पे दोषारोपण होता था, उसके बाद अब ये एसआईआर पे शुरू हो गया कि भाई वोटर लिस्ट में धांधली होती है, ये वो। अगर आप सिर्फ दोष ही मरते रहेंगे कि वोट चोरी कर ली गई, ये हो गया, वो हो गया, ईवीएम को मैनिपुलेट कर दिया गया, तो आप कभी सही रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे। और विपक्ष सिर्फ बहाने बनाता है। आज की तारीख में विपक्ष ना आत्ममंथन करता है कि उनकी पार्टी, उनके गठबंधन, उनके परिवार में अगर ये हलचलें मच रही हैं तो क्यों मच रही हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या कारण है। आप उसको एनालाइज तब कर पाएंगे जब आप स्वीकार करेंगे कि शायद आप भी कहीं गलत हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि जो परिवार में देखने को मिला तेजस्वी यादव के, आपको लगता है कि लालू यादव, जिनका वर्चस्व केंद्र से लेकर बिहार में तो खासतौर से रहा, इस चुनाव ने एक बड़ी मुश्किल और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं इस परिवार के अंदर खुद की तो है, जो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैं बहुत टिप्पणी इस पर करूँगा नहीं, क्योंकि एक तो ये पारिवारिक मामला हो और वो मेरा भी परिवार है। मेरे राजनीतिक मतभेद एक तरफ, बट राबड़ी जी मेरी माँ हैं, आदरणीय लालू जी मेरे पिता समान है, तेजस्वी को मैंने भाई माना है, मीसा दी हो, परिवार की सारी बहनें मेरी बहनें हैं। तो ऐसे में वो मेरा भी परिवार है, तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बट मैं समझता हूँ कि जब परिवार पे ऐसी संकट आते हैं तो कितनी परेशानियां बढ़ती हैं। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। ऐसे में बस सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द राजनीतिक लड़ाई इंसान तभी लड़ पाता है जब घर में सुख शांति होती है। तेज प्रताप का नाम नहीं लिया आपने इस सबके बीच? नहीं, मैं भाई, मेरे तो छोटे भाइयों में से बड़े भाई वही हैं, तेजस्वी जी के बड़े भाई हैं वो। तो ऐसे में सब एक साथ रहे, परिवार एक रहता है तो आप बाहर लड़ लेते हैं। बट जब आपको घर पे ही लड़ना होता है, क्योंकि मैंने दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं जानता हूँ। एक बड़ा फैक्टर पीके फैक्टर का भी, जब इलेक्शंस हो रहे थे उस समय हर कोई जाता था, पीके की बात ज़रूर होती थी। पीके भी बड़े दावे और चुनौतियों के साथ बात करते थे। इलेक्शन के बाद अब बिहार में पीके को और उनकी सियासत को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि अभी भी वो कितने जोश के साथ, कितनी तत्परता के साथ वो लगे रहते हैं। पर मैं बिहारी हूँ, बिहार की राजनीति से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और मेरा खुद का एक 2020 का अनुभव है। इसीलिए चुनाव के दौरान जब कोई उनकी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में मुझसे जिक्र करता था तो मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं उनको कहता था कि नहीं संभव है एक नई पार्टी का आना और इस तरीके से जिस समर्थन की वो अपेक्षा कर रहे थे। 2020 में कहीं ना कहीं मैं भी इसी भूमिका में था, मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था। ऐसे ही मेरी सभाओं में भीड़ आती थी, मेरे रोड शो में उत्साह देखने को मिलता था। पर बिहारी राजनीतिक दृष्टि से इतनी बुद्धिमत्ता रखते हैं कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करते। इवेंचुअली चुनाव आते आते तक चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप देखिएगा, जिस शाम प्रचार थमता है उसके बाद के अगले जो 30-36 घंटे होते हैं वोटिंग होने तक, जितने फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो अपना मन बना लेते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और वो पोलराइज होते हुए किसी एक गठबंधन की तरफ ही जाते हैं, रादर देन वेस्टिंग देयर वोट टू एनी अदर सिंगुलर पार्टी या किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ जाने की बजाय वो किसी गठबंधन के साथ ही जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव रहा था 2020 का। 2 सवाल बन गए आपके इसी जवाब में। पहला तो ये कि प्रशांत किशोर बिहार का बेटा खुद को बताते थे, एक सीट नहीं ला पाए, लेकिन ओवैसी हैदराबाद से आकर के सीटें लेके चले गए। ऐसा क्यों आपको लगा? देखिए, जिस तरीके से
बिहार के कुछ राजनीतिक दल जो अपना आधिपत्य समझते हैं समाज के कुछ वर्गों के ऊपर, और इनको लगता है कि उनके स्वघोषित संरक्षक सिर्फ यही हैं, जबकि इन्होंने आज तक कभी उनके लिए किया नहीं। उसमें मुसलमान वर्ग भी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण, आप MY बोलते बोलते आपने सांप्रदायिकता और जातीयता में मेरे प्रदेश और बिहारियों को बांटने का काम किया, पर बदले में आपने उनके लिए किया क्या, ये भी तो सवाल बनता है ना। आज भी इन लोगों के पास राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सिर्फ मोदी जी के नाम का डर दिखाते हुए, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे। भाई तीसरी बार हमारी सरकार आ गई है। आप एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसके साथ कहीं पे कोई अन्याय हुआ हो, अहित हुआ हो। बट कांग्रेस राजद बार बार सिर्फ डर दिखाकर पर ओवैसी भी तो यही काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर क्यों बिहार ने उनको चुना? आपके उस प्रश्न के जवाब में मैं ये कह रहा था कि अब कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास भी ऐसे दलों से उठता जा रहा है, और मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा देर तक ओवैसी जी के साथ भी रहेंगे। इवेंचुअली जब हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, उसमें मुसलमानों का भी समावेश है। मैं खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं थोड़ी ना मुसलमान बिहारी की, अगड़ा बिहारी या पिछड़ा बिहारी या दलित बिहारी की मैं बात करता हूँ। मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हर बिहारी इंक्लूडिंग मुस्लिम बिहारियों का भी समावेश है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल, पर धीरे धीरे वो समझेंगे कांग्रेस राजद से उनका दूर होना बिहार में, और ओवैसी जी के साथ चले जाना और उनका समर्थन नहीं करना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उनका विश्वास हिला है इन लोगों से। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहारी तो बहुत जगह हैं, और अब जो अगले साल चुनाव आने वाला है यानी बंगाल, वहाँ पर बिहारियों की संख्या भी ठीक ठाक है, और वहाँ के हालात भी आप जानते ही हैं जिस तरीके के हैं। क्या चिराग पासवान बंगाल जाएंगे उन बिहारी वोटर्स के जो जिस तरीके का प्रचार, जिस तरीके का आपने कैंपेन यहाँ किया, क्या बंगाल में भी आप उसी तरीके से उतरेंगे? मैं बाकी राज्यों में भी पार्टी का विस्तार देखता हूँ, गठबंधन की मजबूती देखता हूँ। बंगाल में चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा मुझे पता नहीं, बट मैं ज़रूर गठबंधन अगर प्रचार के लिए कहेगा तो मैं जाऊँगा। मैं डेफिनेटली जब मैं विस्तार की बात करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार को देखता हूँ। आज मुझे खुशी है कि पार्टी ना सिर्फ बिहार में हमारे 5 सांसद, हमारे 19 विधायक, बल्कि नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में हम लोग का 1 विधायक, 1 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े, 1 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मैं ज़रूर पार्टी का विस्तार होते हुए देखता हूँ। मैं पंजाब में मैं पार्टी का विस्तार होते हुए देखता हूँ। आपने कहा यूपी में विस्तार करने की आपकी योजना है। योगी आदित्यनाथ बिहार में भी आए थे और बहुत क्रेज़ भी उनका देखने को मिला था। इस इलेक्शन में आपने पहले तो बिहार में उनको किस तरीके से देखा, और अगर आप यूपी में जाते हैं तो एक तो वहाँ ठीक ठाक बीजेपी की स्थिति मजबूत है, योगी आदित्यनाथ की स्थिति मजबूत है। यहाँ 29 सीटें मिली, वहाँ लगता है आपको मिल पाएंगी सीटें? मुझे नहीं पता कि गठबंधन के भीतर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, मेरी महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं, कितनी सीटें मैं चाह रहा हूँ। अभी स्टेट यूनिट के साथ बैठ के हम लोग भी ये चर्चा करना बाकी है। बट मैं ज़रूर मानता हूँ कि गठबंधन को ताकत ज़रूर मिलेगी। बंगाल थोड़ा सा टफ टास्क रहा है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, पिछली बार भी नहीं हो पाया, और अभी इलेक्शंस थोड़ा से करीबी हैं, बहुत दूर नहीं रह गए। वहाँ एक नया विवाद शुरू हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर के, और वहाँ के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को बनाएंगे, और इसे लेकर के देश भर में विवाद शुरू हुआ है। साधु संत नाराज़ हैं। उमा भारती कह रही हैं कि फिर वही हाल होगा जो कि 6 दिसंबर को 1992 को हुआ था। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और बंगाल की सियासत में बाबरी अगर उतरती है तब फिर एनडीए के लिए कितनी चुनौती हो? तुष्टीकरण की राजनीति है। ये वही राजनीति है जिसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान करने का काम किया है। ये तथाकथित जो राजनीतिक दल और इनके नेता इस विवाद को राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अब मुसलमान भी इस बात को समझें। और जिनकी आस्था है, क्या उनको लगता है कि किसी और जगह पे जाके बाबरी मस्जिद बना देने से उनकी आस्था को सम्मान मिल जाएगा? उनको भी ये साफ समझना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से दिया गया ये बयान है, ये तुष्टीकरण की सोच से दिया गया ये बयान है। और मैं नहीं मानता कि ऐसे बयानों के कोई मायने हैं। ये धर्म की बात है, धर्मगुरु अपने कार्यों को करेंगे, बट जहाँ तक राजनीति की बात है, आपको मुसलमान परिवारों में कितने लोग शिक्षित हुए,
कितने लोग तालीम हासिल कर सके, क्या आज उनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, इस पे आपको चर्चा करनी चाहिए। हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं देश में जो आप चूँकि नौजवानों के, युवाओं के एक बड़ा चेहरा, एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं देश में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो नौजवानों का एक चेहरा देखने को मिला है देश में, वो बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड के तौर पर नज़र आया है। ख़ास तौर से आपने देखा होगा दिल्ली ब्लास्ट में पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर्स जो है वो आतंकवाद के रास्ते पर चलते नज़र आए। ये कितना बड़ा ख़तरा है देश के लिए? ये बहुत बड़ा खतरा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी तक हम लोग मानते थे कि टेररिज्म का रास्ता समाज के उस वर्ग से आने वाले लोग अपनाते हैं जो संभवतः हाशिए पे हैं, या जिनको प्रताड़ित किया गया है, या जिन्होंने प्रताड़नाएं, यातनाएं झेली हैं, वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर रहे हैं। बट ऐसे में जब वाइट कॉलर टेररिज्म आपको देखने को मिलता है, समाज का ऐसा वर्ग जो कि पढ़ा लिखा है, सक्षम है, आर्थिक सामाजिक तौर पर सामर्थ्य है, वो लोग अगर इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये तो सुनियोजित तरीके से देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। एक घटना इंडिया गेट पर हुई और वहाँ पर जेंजी, सो कॉल्ड जेंजी उनको कहा जा सकता है, वो लोग जुटे प्रदूषण के नाम पे और उसमें उन्होंने हिडमा अमर रहे, हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए। और हिडमा को हर कोई जानता है, कुख्यात नक्सली हत्यारे के तौर पर देखा जाता रहा है। अब अगर इस तरीके के नौजवान राजधानी में पहुंच करके नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाएं, ये आप देख कैसे रहे? एक तरफ वो लोग जो कि डॉक्टर्स थे वो टेररिज्म की तरफ जा रहे थे, ये लोग जो कि पढ़े लिखे एनजीओ चलाते हैं वो लोग अब नक्सलवाद के समर्थन में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ के परे है कि ये किस आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं। नक्सलिज्म से किसका लाभ हुआ है, टेररिज्म से किसका लाभ हुआ है? पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि एक सोची समझी रणनीति तो चल ही रही है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो सड़क पर उतर के नक्सलवाद का या फिर कट्टरवाद का समर्थन करते हैं, उसके पीछे कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता? बिल्कुल विपक्षी पार्टियां हैं। बिहार में के राजद जैसे दलों का ये बयान देना कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे परिणामों के बाद, राहुल गांधी जी का वो ट्वीट करना जेंजी को प्रवोक करने के लिए, क्या है ये सोच? यही तो सोच है कि आपको अपनी ताकत हासिल करने के लिए आप युवा पीढ़ी को आप एज अ वेपन आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आतंकवाद की इन दो घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, जो कश्मीर में हुई और कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हुई, उसको छोड़ दें, और उस पर भी जो सख्त कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, कितनी बार विपक्ष कर पाया था? ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली जब सरकारें थी, जब फाइनेंशियल हब तक, जब मुंबई तक जब आतंकवादी पहुंच गए थे, बदले में आपने क्या किया? हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहे। आज भारत कम से कम मुंह तोड़ जवाब देता है। हमने अपने आप को उतना सामर्थ्य बनाया, पर उसके बाद आप पुनः इन बातों को इन्फ्यूज़ करके यंग माइंड्स में आप देश को एनार्की की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, जो गलत है। ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस सब के बीच में एक खास वर्ग है, वो कहता है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाने का काम करती है, ख़ासतौर से एक धर्म विशेष के लोग, और उसमें जो विशेष पार्टियां होती हैं उनको उसका समर्थन भी देती हैं। आपको लगता है एक बड़ी वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल जाती है इस नाम पर कि बीजेपी एक खास विचारधारा की तरफ चलती है, इस वजह से बाकी जितने भी धर्म हैं उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता? जिस धर्म, जैसा मैंने कहा कि पहली तो बात, राजनीति और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं का धर्म के विषय में कुछ लेना देना ही नहीं है। ना किसी को पढ़ना चाहिए, ना किसी को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप एक नैरेटिव सेट करना भी चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सोच ये, या वो हिंदू धर्म, हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलती है, आप मुझे बताइए कि उसमें किसी दूसरे धर्म का अहित करने वाला कौन सा फैसला मेरी सरकार के द्वारा लिया गया? मेरी कौन सी योजना सरकार की आप बताइए जहाँ पे धर्म के आधार पर हमने किसी भी तरीके का भेदभाव किया हो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उससे पहले तो आप ही लोग थे ना सत्ता में, तो क्यों नहीं मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए? वो कहते हैं आप यूसीसी ले आए, आप वक्फ बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं, आप तमाम ऐसे काम। यूसीसी क्यों नहीं लाया जाएगा और क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? क्यों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जब देश एक है, जब देश की भावना एक है, जब देश की सोच एक है,
तो होना चाहिए, बट इसमें डेफिनेटली काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिस पे चर्चा हम लोग भी करना चाहते हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति भी आती है, जिनकी एक अपने तौर तरीके रहे हैं, जिसमें एक अपनी परंपराएं हैं। हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग विरासत की भी बात करते हैं। हम किसी की विरासत के ऊपर हस्तक्षेप करके आगे बढ़ने की सोच नहीं रखते हैं। इसीलिए जब इसको लेकर ड्राफ्ट लाया जाएगा, आप रखिएगा ना लॉ कमीशन के सामने अपनी बातों को। आप वहाँ पे जिसको जो एतराज़ हैं वहाँ पे उन एतराज़ों को सुना जाएगा। और मैं तो उस परिवार से आता हूँ, मेरी रगों में तो उस व्यक्ति का खून है जिसने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया मुसलमानों के हितों के लिए। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये कहते हुए बिहार में अपने विधायकों का समर्थन किसी दल को नहीं दिया, ये कहा कि कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैं तो खुद उनके हितों के बारे में सोचने वालों में से हूँ। ऐसे में जिस सरकार का हिस्सा मैं हूँ उसमें मुसलमानों का कोई अहित हो जाए या न, तो मैं भी नहीं होने दूंगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या है जब वक्त ख़राब होता है तब अपने कई बार बहुत करीबी अपने जो होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, आपने देखा है वो, और जब वक्त अच्छा होता है तो फिर वापस भी आते हैं। हो रहा है ये सब? ओह, सक्सेस हैज़ मैनी फादर। होती हैं चीज़ें, पर मुझे लगता है कि कई बार आप बहुत दूर निकल जाते हैं किसी भी परिस्थिति को वापस सामान्य करने की सोच के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं कई ऐसी पारिवारिक लड़ाई है जिससे बहुत आगे निकल चुका। कभी वो वापस आएंगे आपके चाचा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर से वो संबंध बन पाएंगे? मैं कोई नहीं होता किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला। पहले भी परिवार से निकालने का फैसला घर के बड़ों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिया गया था। मेरे पिता के जाने के सबसे बड़े वही थे। ऐसे में अगर वो नहीं चाहते तो ना परिवार टूटता ना पार्टी टूटती। कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि भाई आप जिनके साथ हैं उन दलों ने भी तो आपके साथ ऐसा किया। कोई तीसरा मेरे दल, मेरी पार्टी को नहीं तोड़ सकता था। मुझे धोखा मेरे अपनों से मिला। जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ डंके की चोट पे खड़े रहते, जिस दिन मेरे चाचा मेरे पिता के जाने के बाद डंके की चोट पे खड़े रहते कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, कुछ हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता अगर जीवित होते तो क्या किसी भी परिस्थिति में वो मेरा साथ छोड़ते? नहीं छोड़ते। तो ऐसे में मुझे दूर करने का फैसला भी उन्हीं का ही था, तब भी मेरी सराखों पर था। भविष्य में अगर वो कोई और फैसला लेते हैं तो भी मेरी सराखों पर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।